अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है, तो चले हम शुरू करते हैं। उसने किचन में कदम रखा तो पीछे से उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसके लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई थी। जब थोड़ी देर के बाद आवाज़ उसे अपने बेहद करीब सुनाई दी, उसका हाथ उसके गिर्द लपेटती वो उसकी पीठ पर अपना सर रख चुकी थी। उसके लब उसकी गर्दन को बेबाकी से चूम रहे थे। वो पीछे को झुका हुआ हैरानगी से जाविश का ये अंदाज महसूस कर रहा था। वो जाविश से इस हद तक बेतकल्लुफ़ी की उम्मीद नहीं कर सकता था। अब इस तकल्लुफ़ के पर्दे इतने भी ना गए थे, लेकिन फिर भी वो कोई गैर नहीं थी, उसकी महरम थी। उसका हर अंदाज़ उसे अच्छा लगता था। उसके हाथ को अपने हाथ में थामे हुए उसने बाहर से आती रोशनी में उसका हाथ देखा, लेकिन उसे झटका लगा था। वो हैरत से मुड़कर उसे देखने ही लगा था कि वो अपना हाथ छुड़वाती किचन से बाहर भाग गई थी। कोई किचन से बाहर की जानब निकला था जब अचानक सामने से जाविश इतनी ज़ोर से उससे टकराई थी। उसके हाथ-पाँव मेहंदी से भरे हुए थे। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, जबकि सामने खड़ा साहिर साईं कभी उसके शर्म और हया से सुर्ख होता चेहरा देखता तो कभी बाहर की जानब। क्या हुआ? आप बार-बार दरवाज़े को क्यों देख रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। वो चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट सजाए उसे देखते हुए बोली, तो साहिर ने मुस्कुरा कर उसे देखा, जो निगाह नीचे किए हुए उसे शर्माने में मसरूफ़ थी। थोड़ी देर पहले वाली बेबाक हरकतों को सोचकर उसने खुद पर लानत भेजी थी। सामने खड़ी ये लड़की ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। कहाँ इस तरह की हरकत करना? साहिर नफ़ी में सर हिलाता पीछे की जानब बढ़ रहा था। उसे यकीन था कि जो कोई भी होगी घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि दरवाजे सारे लॉक थे। ना तो इस तरह कोई अंदर आ सकता था और ना ही बाहर जा सकता था। घर की किसी बच्ची पर वो इस तरह की हरकत का सोच भी नहीं सकता था। तो वो कौन हो सकती थी? ये वो आसानी से पता लगा सकता था, क्योंकि उस लड़की ने हाथ पर मेहंदी नहीं लगाई हुई थी। जबकि घर में फंक्शन आज भी हुआ था तो सबके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे। वो कौन हो सकती है? वो आसानी से पता कर सकता था। ये तो वो जानता था कि वो जो कोई भी है घर के अंदर की लड़की नहीं है। यकीनन इस तरह की बेहुदा हरकत किसी मुलाज़मा ने की थी, और उस मुलाज़मा की भी अक्ल वो सुबह से ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, क्योंकि सामने खड़ी लड़की उसकी तवज्जो की ना सिर्फ मुंतज़िर थी बल्कि मुकम्मल हकदार भी थी। अम्मा सही ने कहा था कि आप शादी के पकवान में से कुछ नहीं खाएँगी, इसीलिए उन्होंने रात को आपके लिए कबाब बनाए थे और मुझे कहा था कि मैं फ्राई करूँ, थोड़ा वक़्त लगेगा। आप यहाँ बैठे, मैं अभी कर दूँगी। वो फ्रिज की जानब बढ़ते हुए अपनी ही धुन में बोल रही थी, जब अचानक साहर ने उसका हाथ थाम कर उसे अपनी जानब खींचा और उसके अपने हाथ को आँखों के करीब ले जाकर उसकी मेहंदी की खुशबू को महसूस करने लगा। अचानक होने वाली तात पर वो घबरा ही गई। साहिर सही, उसने बड़ी मुश्किल से उसे पुकारा था, जो उसकी खुशबू को महसूस करने में पूरी तरह से मगन था। हाँ, बोलो। उसके पुकारने पर वो उसका मासूम सा चेहरा देखने लगा। न जाने क्यों उसके चेहरे में इतनी मासूमियत थी, हालांकि उसकी हरकतें बिल्कुल भी मासूमों वाली नहीं थी। खाना बनाना है, उसने बेहद कम आवाज़ में कहा। तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए यहाँ बुलाया है? उसे देखता दिलकश मुस्कुराहट लबों पर लिए पूछने लगा। तो फिर? वो पूरी आंखें खोले हैरत से उसे देखते हुए बेसाख्ता पूछ बैठी। तो फिर ये कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ वक्त गुजार सकूं, तुम्हारी मेहंदी की खुशबू को महसूस कर सकूं। आज दिन में तुम कैसी लग रही थी वो तुम्हें बता सकूं। उसके चेहरे की सुर्खी को देखते हुए बेसाख्ता उसके माथे पर अपने लब रख चुका था। उसकी बेइख्तियार हरकत पर जाविश ने आहिस्ता से अपनी पलकें गिरा ली। जल्दी आओ, छत पर इंतज़ार कर रहा हूँ, वो पीछे हटते हुए कहने लगा तो उसने हैरानगी से देखा। छत पे क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, अभी तो मैं तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं। चलो वक्त ज़ाया मत करो, जल्दी से ऊपर आ जाओ। वो उसे आने का कहता खुद वहाँ से निकल गया था, जबकि वो नर्वस से उसके पीछे पीछे कदम उठाने लगी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका ये नशेई सही छत पर क्यों लेकर जा रहा है, जबकि बात तो वो यहीं पर कर चुके थे। अब छत पर कौन सी बातें करनी थी। चलो ये तो अच्छा हो गया कि वो खाना बाहर से खा कर आया था। उसका कोई इरादा नहीं था रोटियां बनाकर अपनी मेहंदी ख़राब करने का। वो अपनी शादी का एक एक लम्हा बेहद हसीन बनाना चाहती थी और अपनी मेहंदी तो बिल्कुल ख़राब नहीं कर सकती थी। और शायद इस बात का ख्याल उसे भी था, तभी तो आज पहली बार खाना बाहर से खा कर आया था। मुझे लगता है इसके पीछे मलक का हाथ है, कोई इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं है। अंसर उसके साथ साथ चलता घर के अंदर दाखिल हुआ। तारमसाई अपने हाथ पर अच्छी खासी चोट लेकर वो घर आया था। गांव की छोटी मोटी परेशानी हल करने के लिए वो रस्म के बाद अंसर के साथ गांव की तरफ निकल आया था, और फिर उसके एक बहुत ही जिगरी दोस्त का जनाजा भी था, इसलिए वो ख़ास हुआ कर उसके लिए वो ख़ास हुआ करता था। वो आज सुबह एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी गाड़ी को किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन तारमसाई को उसकी मौत का अफ़सोस नहीं था, क्योंकि धोखेबाज़ों के लिए वो अफ़सोस नहीं करता था। वो भी एक धोखेबाज था, ना जाने कितने वक्त से दोस्त के रूप में दुश्मनों का काम सरअंजाम दे रहा था।
लेकिन वो जैसे ही वहाँ से निकला उसकी गाड़ी की ब्रेक फ़ेल हो चुकी थी और वो जानता था ऐसा जानबूझकर किया गया है, इसलिए ये सब काफ़ी आसानी से हैंडल कर लिया था। गाड़ी की ब्रेक जानबूझकर फ़ेल की गई थी, किसी का इरादा उसे जानी नुकसान पहुँचाने का था। अंसर को मलक पर शक था, जबकि मलक की हालत को देखने के बाद उसे ऐसा नहीं लग रहा था। वो मलक से बेखबर नहीं था, वो कब, कहाँ, क्या कर रहा है, सब कुछ उसके ज़ेरे असर था। ज़ेरे नज़र था। मलक की हालत इन दिनों काफ़ी ख़राब थी, वो सच में अपने बेटे के दुख में था। इस तरह का जुमला करना मलक के बस की बात नहीं थी और वैसे भी दारम के इन दिनों इतने दुश्मन थे कि कोई भी कहीं से भी मौके का फ़ायदा उठा सकता था, इसलिए वो अगले वार का इंतज़ार कर रहा था। तुम फ़िक्र मत करो इनसे, अब मैं ठीक अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ आराम करो, मैं भी जा रहा हूँ आराम करूँगा। कुछ देर फिर कल साही साईं की बारात है तो उसकी भी तैयारी करनी है, बहुत काम है, तुम भी जल्दी आ जाना। वो इस एक्सीडेंट के बारे में किसी को भी कानो-कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई भी परेशान हो, वो उसे समझाते हुए बोला। लेकिन साईं आपका ज़ख्म, वो परेशान हुआ। अंसर तुम मेरी बीवी ना बना करो, मेरे पास बीवी है मेरा ख़्याल रखने के लिए। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बेशक साईं, अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे। मैं सुबह जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आप अपना ख़्याल रखिएगा और अगर मेरी ज़रूरत महसूस हो तो फ़ोन कर दीजिएगा। वो उसे कहता हवेली से बाहर की जानिब निकल गया। जबकि अपने कमरे की तरफ जाता दारमसाई खुद भी इसी सोच में गुम था कि आखिर कौन था जिसने उस पर हमला करवाया। वो जो कोई भी था उसका मकसद उसे जानी नुकसान पहुंचाना हरगिज़ नहीं था, वो शायद सिर्फ उसे डराना चाहता था। जाविश बिल्कुल खामोशी से उसके साथ आती नर्वस सी छत पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था कि वो साहिर से क्या बात करे, जबकि साहिर भी खामोशी से उसके साथ बैठा उसके हाथों को अपने हाथों में लिए उसके हाथों के नक्शो निगार देख रहा था। उसे जानबूझकर साहिर का नाम इतने छोटे अल्फाज में लिखवाया था कि वह आसानी से ढूंढ ना सके, बल्कि ढूंढते हुए बहुत सारा वक्त लगे। लेकिन अब अपने हाथों को उसके हाथों में कैद देखकर वो बेहद नर्वस थी। उसे सोचा था उसे मज़ा आएगा जब साहिर साईं अपना नाम उसके हाथ में तलाश करेगा, लेकिन उसे शर्म आ रही थी। वो निगाहें तक नहीं उठा पा रही थी, जबकि साहिर साईं पूरी तरह उसके हाथों के डिज़ाइन में मगन था। और फिर वो अपनी तलाश में कामयाब हो ही गया। अपना नाम उसकी हथेली के बीचों बीच देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। उसने आहिस्ता से झुककर उसके हाथ की हथेली पर अपने लब रख दिए, जबकि उसकी हरकत पर जाविश के हाथों में लर्जिश पैदा हुई थी। ये रहा मेरा नाम। सच में ये काफ़ी मुश्किल काम है, मुझे लगा था आसान होगा। ज़रनिश ने तो मुझे डरा ही दिया था कि अगर नाम नहीं ढूँढ पाया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए उसे बता रहा था, यानी कि उसकी इतनी मेहनत से नाम ढूँढने के पीछे ज़रनिश का हाथ था। ज़रनिश अदी ने आपको ये बताया? वो हैरत से उसे देखते हुए पूछने लगी। हाँ, उसी ने बताया था कि तुमने मेरा नाम अपने हाथ की हथेली पर लिखा है, जिसे ढूँढने में मुझे वेडिंग नाइट में अच्छा खासा वक़्त लगेगा और मैं इस बेकार काम में अपनी खूबसूरत रात का वक़्त बर्बाद नहीं कर सकता। इतना भी वक़्त नहीं लगता, उसने जतलाकर कहा था। वाक़ई उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था अपना नाम ढूँढने में। हाँ, ज़्यादा वक़्त नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी वेडिंग नाइट का 1 सेकंड भी किसी फ़िज़ूल काम में नहीं लगने दूँगा। मैं ये सारे फ़िज़ूल काम पहले-पहले निपटाना चाहता हूँ। कल की रात मैं सिर्फ़ अपना नशा पूरा करूँगा। वो बिल्कुल सीरियस अंदाज़ में बोल रहा था, जबकि उसकी ये ज़ूम-आइनी बात का मतलब समझकर जाविश के सचमुच में रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा ख़्याल है बहुत वक़्त हो गया है, मुझे जाना चाहिए। वो उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए उठ खड़ी हो गई तो साहिर-साईं भी उठकर खड़ा हो गया। हाँ, सही बात है, सो जाओ, आराम करो। कल रात वैसे भी नींद हराम होने वाली है, क्योंकि कल रात तो खैर बताने का क्या फ़ायदा, कल की कल देखी जाएगी। वो अधूरी बात करता सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तो जाविश भी जल्दी से उसके पीछे हुई। उसने कमरे में कदम रखा तो दर बेड के क्राउन से टेक लगाए नींद में थी। उसने अभी तक अपना लिबास चेंज नहीं किया था। हाँ, लेकिन मुँह हाथ धोकर बैठी हुई थी। धर्मसाई को अपनी ही बात याद आई। उसने ही जाते हुए कहा था कि चेंज मत करना, तो क्या वो इतनी फर्माबरदार थी कि उसकी बात मान जाती? यकीनन उसे तेज़ाब वाली धमकी काफ़ी ज़ोर से लगी थी। वो मुस्कुराता हुआ शावर लेने का इरादा कर रहा था, लेकिन ज़ख़्म अभी ताज़ा था, इसलिए शावर लेने का इरादा तर्क कर दिया। वो साहिर साई की शादी में अपने लिए मज़ीद कोई मसला नहीं चाहता था और ना ही वो खुद पर हुए हमले के बारे में किसी को कुछ भी बताना चाहता था। घर में इतना खूबसूरत माहौल वो ख़राब नहीं करना चाहता था और ना ही किसी को परेशान करना चाहता था। वो आईने के सामने रुककर एक नज़र अपने ज़ख्म को देखता जायज़ा लेने लगा। काफ़ी गहरा ज़ख्म था। गाड़ी बुरी तरह से दरख्त से टकराई थी, जिसकी वजह से गाड़ी का सामने वाला शीशा टूटकर उसके बाजू पर लगा था। अपनी शर्ट अपने जिस्म से अलग करते हुए उसने दूर फेंकी और फिर बेड की तरफ आता बेड पर लेटकर एक पुरसुकून सांस ली। वो अपना ज़ख्म नज़रअंदाज करता अंदर की जानब देखने लगा। इस वक्त दर बहुत प्यारी लग रही थी। वो पूरी तरह उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। दर जो उसके साथ कर रही थी उस पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था। वो बहुत अच्छी अदाकारा थी। उसने बहुत अच्छे तरीके से साबित किया था कि वो उससे मोहब्बत करती है। पिछले 5 महीनों ने उसने खुद पर शक नहीं होने दिया था, लेकिन ये सब कुछ सह कर भी दारम उसे खुद से दूर नहीं कर पाया था। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके बगैर रहना उसके लिए नामुमकिन था। क्या हुआ अगर वो उससे मोहब्बत नहीं करती? 5 महीनों से तो उसकी ज़िंदगी बेहद हसीन थी और उसे यकीन है कि उसने दर के साथ ना तो किसी
तरह की कोई नाइंसाफ़ी की है और ना ही उसके हक़ में कुछ बुरा किया है। अगर वो उससे मोहब्बत नहीं कर सकती तो समझौता कर ले। लेकिन तलाक नामुमकिन थी। वो क़यामत तक उसके साथ रिश्ता निभाने वाला था। एक तो चाचू साईं ने उसके सामने हाथ जोड़े थे और अगर ऐसा ना भी करते तो वो दर को छोड़ नहीं सकता था। दर ने उसके साथ बहुत बुरा किया था, उसे तकलीफ़ हुई थी। पहली बार वो इस तरह की किसी अज़ियत से गुज़रा था, लेकिन वो इस अज़ियत से नूर को गुज़रने नहीं दे सकता था। वो जानता था कि जब वो उसे तलाक लेकर जाएगी तो आगे उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जिस दौलत का वो रोना रो रही है, वो सब कुछ तो दारम साईं के नाम था, जो तब तक दर को नहीं मिल सकता था जब तक दारम ना चाहे। अगर उसे दे भी देता तो क्या उसकी माँ उसके पास कुछ रहने देती? दर ना तो इतनी पढ़ी लिखी थी और ना ही बिज़नेस की दुनिया को समझती थी। वो क्या सोच कर ये सब कुछ कर रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। 19 साल की लड़की में इतनी बड़ी साज़िश करने की हिम्मत नहीं थी और ना ही दर का दिमाग इतना काम करता था। उसे इन सब की च उसे इन सब चीज़ों के लिए पीछे से उकसाया जा रहा था और यकीनन उसे ये चाबी समरा ही दे रही थी। वो औरत ना तो खुद अपना घर बसा पाई और ना ही वो अपनी बेटी को बसने देगी। ये बात वो अब से नहीं बल्कि 5 माह पहले से ही जान गया था और ये उसकी गलतफ़हमी थी कि वो दर को उससे तलाक दिलवा कर अपना मकसद पूरा कर पाएगी। कमरे की लाइट ऑफ़ करते हुए वो आहिस्ता से उसके नाज़ुक से वजूद को अपनी बाहों में भरता, उसके सर को अपने सीने से लगाता आँखें बंद कर गया था। इस दौरान उसने ज़रा-सा किसमिसा कर आँखें खोली और साथ ही उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा। वो यकीनन नींद में थी। उसकी मुज़ाहमत पर दारम ने गुस्से से उसे घूरा था। क्या मसला है? उसका हरकत करता हाथ रुक गया। वो बंद आँखों से उसके सीने पर सर रखे दोबारा सो गई तो दारम साईं ने मुस्कुराते हुए उसे मज़ीद खुद से करीब कर लिया। उसका होना दारम का सुकून था। जब उसके सीने पर सर रख कर सोती थी, उसे सुकून मिलता था। उसकी मौजूदगी का एहसास उसके लिए कितना ख़ास था, वो जान जाती तो खुद पर फ़ख्र करती। लेकिन उसे फ़िलहाल कुछ भी बताने का इरादा नहीं रखता था, क्योंकि अब वो पहले उसकी अकल ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, जिसे यकीन था जल्द ही लग जाएगी, क्योंकि जो भी था, उसे पता था उसकी दर दारम दिल की बुरी नहीं है। उसके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे। उसे सिन्नान साईं के कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा दिया गया था। हाँ, लेकिन दारम के हुक्म के मुताबिक सिन्नान ने एक बार भी उसके कमरे में झाँक कर नहीं देखा था, जबकि दारम साईं ने कहा था कि वो उसका ख़्याल रखेगा। ख़्याल रखना तो दूर, दिन में एक नज़र उसे देखकर वो चेहरा ही फेर गया। मुस्कान को बहुत गुस्सा आया था। उसके लिए यहाँ तक कई इतनी साज़िशें की, इतनी प्लानिंग की और वो उसे नज़रअंदाज़ कर रहा था। यहाँ तक कि उसे देखना तक अपनी तौहीन समझता था। और ऊपर से ज़रनिश प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बात ने तो उसे आग लगा दी थी। उसका यहाँ आने का मकसद पूरा हो या ना हो, लेकिन सिन्नान और ज़रनिश को खुश देखकर उसके अंदर जलन भर जाती थी। यहाँ आने के बाद वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी सिन्नान ज़रनिश से बहुत मोहब्बत करता है और इन दोनों को अलग करना आसान नहीं था। ज़रनिश ये भी जान चुकी थी कि वो सिन्नान के निकाह में है, इसके बाद भी उससे कोई बड़ा हंगामा नहीं किया था। लेकिन वो इतनी आसानी से ये सब कुछ ख़त्म तो नहीं होने दे सकती थी। ज़रनिश ने हंगामा तो करना ही था, अभी ना सही कुछ देर के बाद सही। क्या याद करोगे सिन्नान साईं? अपने भाई की शादी को एन्जॉय कर लो, फिर देखना मैं क्या दिमाका करती हूँ। वो अपने ख़्यालों में सिन्नान साईं से मुख़ातिब मुस्कुराई थी। कैसे हो पार्टनर? तुमसे एक ज़रूरी काम है। दुश्मन घर के अंदर तक घुस आया है, जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पहुँच जाओ। इससे पहले कि वो कोई साज़िश कर दे, हमें सब कुछ पहले से हैंडल करना होगा। वो फ़ोन कान से लगाए दाएँ से बाएँ घूम रहा था। आप फ़िक्र ना करें अद्दा साईं, यहाँ मेरी थोड़ी मजबूरी है, लेकिन मैं फिर भी पहुँचने की कोशिश करता हूँ। दूसरी तरफ से ये यकीन दिलाने वाली आवाज़ आई तो वो अलविदाई कलाम कहता फ़ोन रख चुका था। उसकी हर चीज़ पर नज़र थी। वो बहुत ज़ेरिक निगाह रखता था। उसके घर में क्या हो रहा है और क्या होने वाला था, उसे समझ में आ चुका था। उसकी आँख खुली तो दारम उसके बेहद करीब उसे अपनी बाहों में कैद किए सो रहा था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे कोई दर को उससे छीन कर ले जाएगा। एक खौफ के ज़ेर असर उसे अपनी बाहों में दबोचे जैसे खुद से दूर करने की हर राह बंद किए हुए था। उसने दारम का हाथ खुद पर से हटाने की कोशिश की तो नज़र बेइख्तियार उसके बाजू पर गई, जहाँ सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। खून का निशान बाहर तक आ रहा था। या अल्लाह! ये क्या हुआ? बेइख्तियार उसके मुँह से निकला। उसकी बेइख्तियारी पर दारम साईं ने नींद में जैसे आँख खोलकर उसे देखा और फिर दिलकशी से मुस्कुराता आँखें बंद कर गया। ना तो वो उसकी मुस्कुराहट देख पाई थी और ना ही ये अंदाज़ा कर पाई थी कि वो सो रहा है या जाग रहा है। उसका सारा ध्यान उसके ज़ख्म पर आ गया था। उसका बाजू जो एक दर्द की गर्दन के नीचे था, जबकि दूसरा ज़ख्मी हाथ उसके कंधे पर, जो उसको बुरी तरह अपनी तरफ मुतवज्जा कर गया था। इसे हुआ क्या था? अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन ज़ख्म काफ़ी गहरा था, जिसे देखकर वो बेचैन हो गई थी। उसने तो सोचा कि वो दारम से ज़ख्म के बारे में पूछे, लेकिन फिर इस पागल आदमी का कोई भरोसा ना था। कहीं वो उसके पूछने की वजह को अपनी फ़िक्र करार देकर फिर से मोहब्बत का रोना रोने लगी। जबकि दर की कंडीशन वैसी ही थी, जैसे किसी ज़ख्मी आदमी को देखकर एक आम इंसान की होती है।
अपने सामने खून बहता है, ये इतना बड़ा ज़ख्म देखकर कोई भी इंसान उसकी वजह जानना चाहेगा, लेकिन दारम साईं की सोच क्या थी, वो नहीं जानती थी। वो फ़िलहाल ना तो उससे बहस करना चाहती थी और ना ही फ़िज़ूल में उसके मुँह लगना चाहती थी। रात इतनी बड़ी धमकी देकर कि वो उसके मुँह पर तेज़ाब फेंक सकता है, वो चेंज ना करने का हुक्म सुनाकर गया था और वो जो रात 2 बजे तक उसका इंतज़ार करती रही, आखिर थक-हार कर उसी लिबास में सो गई और ये आदमी वापस आने के बाद उसे जगाने की बजाय खुद भी सो गया। उसे इतना ना हो सका कि सिर्फ़ उठकर उसे ये कह देता कि इस बेआराम लिबास को बदल लो। सारी रात उसे अपने ही कपड़े चुभते रहे, जिसकी वजह से वो ठीक से सो भी ना सकी और इस वक़्त उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो रही थी। एक तो उसे इतने भारी काम वाले कपड़े पसंद नहीं थे और ऊपर से धर्मसाई ने उसे ना जगाकर रात की नींद का बेड़ा गर्क किया था। धर्मसाई हाथ उठाएँ अपने, मुझे उठना है। वो उसका बाजू हिलाते हुए बोली तो उसने एहतियात की थी कि उसके हाथ को तकलीफ़ ना हो। पहले ही उसके बाजू पर अच्छा खासा बड़ा ज़ख्म था, लेकिन वो तो टस से मस ना हुआ। एक बार फिर से उसे देखकर आहिस्ता से उसका बाजू हिलाने लगी। धर्मसाई हाथ हटाएँ अपने मेरे ऊपर से, ताकि मैं यहाँ से उठ सकूँ। मुझे बाहर जाना है, ये कपड़े चेंज करने हैं। आपकी वजह से मैं रात कपड़े चेंज किए बिना सो गई थी। वो उसे सांस दिलाते हुए बोली तो दारम ने एहसान करने वाले अंदाज़ में आँखें खोल कर उसे देखा। मुझ पर एहसान किया है कपड़े ना चेंज करके? क्यों मेरी नींद ख़राब कर रही हो तुम? सो जाओ आराम से और मुझे भी सोने दो। अब मुझे तंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़रा-सा उसके मज़ीद करीब होता, उसकी गर्दन में अपना सर छुपाता एक बार फिर से आँखें बंद कर गया था। उसका इतने करीब आकर उसे मज़ीद खुद में कैद करते हुए, इस तरह बेबाकी से उसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए, अपने लबों को उसकी गर्दन से छूना, दर के जिस्म में सनसनाहट पैदा कर गया था। दारमसाई के दारमसाई ये क्या हरकत है? पीछे हटें, उसने घबराते हुए कहा। उस रात के बाद दारमसाई पहली बार उसके इतने करीब आया था। उसकी बात सुनने के बाद दारम ने नागवार नज़रों से सर उठाकर उसे देखा। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहना। वो बेहद गुस्से से घूरते हुए बोला तो दर की ज़ुबान जैसे तालू से जा चिपकी। वो मुझे बाहर जाना है। वो मिनमनाई थी तो दारम ने आईब्रो झुकाकर उसे देख पूछा। आज बारात है, मुझे बाहर जाना चाहिए। वो बेहद कम आवाज़ में बोल रही थी। तारम का अंदाज़ उसके पसीने छुड़वा चुका था। बाहर जाकर कौन-सा तीर बाँधना है तुमने? खैर बारात 1 बजे घर से निकलेगी और मेरे ख़्याल में इस वक़्त सुबह के 6 बजे हैं। घर के तमाम लोग कल की रस्म के बाद काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, तो मेरा नहीं ख़्याल कि घर के बड़ों के अलावा कोई भी इस वक़्त जाग कर कोई काम कर रहा होगा। तो तुम भी आराम से पड़ी रहो जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम यहाँ से उठ नहीं सकती। वो हुक्म सुनाते हुए एक बार फिर से उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था और दर बिल्कुल ख़ामोशी से उसके लबों को अपने गर्दन पर महसूस कर रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। कौन-सा वो पहली बार उसके इतने करीब आया था? या पहली बार उसे इस तरह से छू रहा था। उसकी शिद्दत से घबराते हुए दर ने बेइख्तियार अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था, जबकि उसके प्यार की इस बरसात को वो खुद भी महसूस करते हुए बेइख्तियार उसके बालों में अपनी उँगलियाँ चलाने लगी थी। दारम के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई थी। वो मज़ीद दर को अपने बाजुओं में कैद करते हुए मुकम्मल तौर पर उसके होशरुबा सरापे में खोता चला जा रहा था, जब मोबाइल की रिंगटोन ने उसके काम में डिस्टर्बेंस पैदा कर दी। यार क्या मसला है? उसकी बेइख्तियारी और जसारतें ख़त्म ना हुई तो मोबाइल रिंगटोन को बार-बार बजते देखकर दर ने आहिस्ता से उसका कंधा हिलाया था, जिस पर वो झंझला कर उसे घूरते हुए बेहद गुस्से से बोला था। उसको यूँ गुस्सा होते देखकर दर ने फ़ौरन ना में सर हिलाया था। ना जाने क्यों उसे खुद दारम को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा था। जब मैं चला जाऊँगा तब दिल भर के अपनी माँ से बात करती रहना, लेकिन जो मेरा वक़्त है वो मेरा है और सिर्फ़ मेरा ही रहेगा। इन्हें भी बता देना और तुम भी अपने दिमाग में डाल लो, तुम्हारे बाप से तुम्हारी कौन-सी डील हुई है, ना तो इसका मुझे पहले से कोई वास्ता था और ना ही आगे कभी होगा। आई मेरी बात समझ में? वो उसके बाजू पर ज़ोर डालते हुए बोला तो दर कोई जवाब ना दे पाई, जबकि दारम एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुकते हुए अपने हकूक़ वसूल करने में मसरूफ़ हो चुका था। उसे सच में कोई मतलब नहीं था, क्या उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उसकी बातों से, उसके जुटलाने से, उसे धुतकारने से, उसे धोखा देने से? क्या ये सारी चीज़ें उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थी? वो हैरानगी से उसे देखती हुई सोच रही थी, जबकि दारम साईं अपने ही आप में मसरूफ़ था। उसकी सोचों से उसका कोई लेना-देना नहीं था। इस वक़्त उसे किसी चीज़ से मतलब था तो वो सिर्फ़ उसकी तलब थी, जो उसकी बीवी ही पूरी कर सकती थी। माशाल्लाह मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। हमना चाची सही, जल्दी से मुझे नज़र का टीका लगाएँ, पता नहीं कितनी काली नज़रों वाली बाहर बैठी होंगी। कहीं मुझे कोई नज़र ही ना लगा दे। वो हमना बेगम को अंदर दाखिल होते देखकर कहने लगी थी। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी और साहिर साईं के पसंद करदा सुर्ख़ लहंगे में उसके हुस्न को 4 चाँद लग गए थे। साहिर साईं को बस ये पता था कि उसकी दुल्हन सुर्ख़ रंग का लिबास पहनेगी। इसीलिए कुछ दिन पहले जब वो घर की ख़वातीन को शॉपिंग पर अपने साथ लेकर गया तो उसने खुद ही वो लहंगा पसंद करते हुए बड़ी बेगम से कहा था कि उसे ले लेते हैं। उसने ज़्यादा कोई बात नहीं की थी, बस ज़रीन बेगम ने उसकी पसंद पर हाँ में सर हिला दिया और मुस्कुराकर उसी लहंगे को खरीद लिया और इस वक़्त सुर्ख़ लहंगे में सर से पैर तक सजी आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ज़रीन बेगम उसे देखते हुए कहकर गई थी कि हमना को बुलाकर कहो कि इसे नज़र का टीका लगाए। बाहर ना जाने कितनी काली नज़रों वाली औरतें बैठी होंगी, जो उनकी बच्ची को नज़र लगाएँगी।
वैसे तो उनकी बात बहुत नॉर्मल थी, जो अक्सर ही बड़ी उम्र की औरतें कहा करती थी, लेकिन उसे सच में डर लगने लगा था। ये ना हो कि उसे नज़र लग जाए और साहिर साईं के देखने से पहले ही वो दुल्हन की बजाय मासी लगने लग जाए। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसलिए हमना ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने फ़ौरन हमना से कहा था कि उसे नज़र का टीका लगा दें, ताकि उसे किसी की नज़र ना लगे। और जितनी खूबसूरत वो इस वक़्त लग रही थी, ऐसी ही वो इस वक़्त में लगेगी जब साहिर साईं उसे देखे। हाँ, उसे कोई मतलब नहीं था कि वो कितनी प्यारी लगेगी, बस उसे अपने साहिर साईं के सामने खूबसूरत दिखना था। वो चाहती थी कि वो साहिर के सामने खूबसूरत लगे, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं था। वो तो था ही प्यारा, सिर्फ़ कपड़े बदल लेता था तो भी शानदार लगता था। प्यारी तो वो भी बहुत थी, लेकिन साहिर साईं को वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगना चाहती थी। वो तारीफ़ करता था या नहीं करता था, उसे नहीं पता था, लेकिन वो चाहती थी कि साहिर साईं उसकी तारीफ़ करे और बहुत करे। और तारीफ़ के लिए उसका प्यारा लगना भी ज़रूरी था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसे किसी की भी नज़र लगे, उसकी खूबसूरती में किसी भी तरह की कमी आए। बारात घर से निकलने वाली थी और तमाम मर्द हज़रात बारात में शामिल होने वाले थे, जबकि औरतें दुल्हन वालों के साथ थीं। इसीलिए वो घर पर ही मौजूद बारात का इस्तकबाल करने की तैयारियों में मगन हो गई थीं। निकाह का सारा इंतज़ाम हो चुका था, थोड़ी ही देर में बारात ने आ जाना था और उसके साथ ही सना का निकाह होना था। कहने को तो सना का सिर्फ़ निकाह था, लेकिन फिर भी उसे दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। आखिर निकाह कोई आम बात तो हरगिज़ ना थी। पीच कलर की भारी मैक्सी में दुल्हन की तरह तैयार वो बेहद हसीन लग रही थी। खूबसूरत तो वैसे भी बहुत थी, लेकिन आज उसका हुस्न बहुत निखर कर सामने आया था और कुछ पार्लर वाली के माहिर हाथों ने उसके हुस्न में चार चाँद लगा दिए थे। वो दोनों दुल्हनें इस वक्त एक ही कमरे में बैठी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत का सोच रही थीं। जहाँ ज़ाविश बार-बार खिड़की पर जाकर अपनी बारात का इंतज़ार करती थी, वहीं सना उसकी बेकरारी पर मुस्कुराए जा रही थी। लड़की, तुम क्यों तायम्मा साई के हाथों इस दुल्हन के रूप में जूते से मार खाना चाहती हो? आराम से बैठ जाओ। अगर किसी ने तुम्हारी ये बेकरारी देख ली ना, तो बहुत मज़ाक उड़ाएँगे। उसे चौथी बार खिड़की की जानिब जाता देखकर सना उसे टोकते हुए बोली, मैं साहिर साईं को देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। दुल्हा बनकर पता तो चले उन्हें पता तो चले उन्होंने भी फेशियल करवाया है या नहीं करवाया। वैसे मैंने सुना है कि दूल्हे का भी पूरा मेकअप किया जाता है। आपको पता है? वो वापस आकर उसे नई खबर सुनाने लगी तो सना ने बेख्तियार अपना हाथ अपने माथे पर दे मारा। नहीं मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, और अगर तुम्हारी दूल्हे ने मेकअप करवाया हुआ तो तुम देख लेना खुद ही, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। ओहो अद्दी, आप तो आदम बेजार हैं। क्या हो गया है आपको? दुल्हन के रूप में इस तरह से मुँह बनाकर नहीं बैठा जाता। रूप खराब हो जाता है। हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना हुस्न बचा कर रखें। वैसे आप अपना हुस्न किसके लिए बचा कर रखेंगी? आपका दूल्हा तो 7 समंदर पार बैठा है। हाय काश फूफो साईं की तबीयत ठीक हो जाती, तो वो भी आते, कितना मज़ा आता, आपकी शादी हो रही होती साथ। वो कहते हुए मायूसी से बोली तो सना मुस्कुरा दी। अच्छा ही हुआ जो वो लोग नहीं आए, क्योंकि अगर वो लोग आते तो मैं तुम्हारी शादी किस तरह से एंजॉय करती, और तुम भी मेरी शादी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाती। वैसे इस बात का फ़ायदा बताने लगी तो जाविश ने हाँ में सर हिलाया। वो ठीक कह रही थी, अगर उसकी शादी उसके साथ होती तो वो यकीनन एंजॉय ना कर पाती, क्योंकि उसे कमरे से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा था। अभी वो दोनों बातों में ही मसरूफ़ थी कि बाहर बारात आ जाने का शोर हुआ। लड़कियां रस्म करके अंदर दाखिल हुईं ताकि उन्हें पकड़कर बाहर ले जा सके। ओए, मेरे दूल्हे को ज़्यादा लूटा तो नहीं? जरनिश ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उससे पहला सवाल यही पूछा था। नहीं, ज़्यादा नहीं लूटा, इतना ही लूटा है जितना तुमने मेरे दूल्हे को लूटा था। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आई तो जाविश ने मायूसी से देखा, जबकि सना मुस्कुराई थी। अरे मुँह मत बनाओ ज़ावी, बड़ा ही शरीफ दूल्हा है तुम्हारा, जितने पैसे माँगे उन्होंने निकाल कर दे दिए, ना कोई बहस, ना कोई तकरार। जेब भर कर आया था, हमने किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं किया, बस हमने माँगे तो उन्होंने दे दिए, बात ख़त्म। ज़रनिश ने उसकी अफ़सरदा शक्ल देखते हुए कहा, उन्हें सच में साहिर से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वो सच में उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही शरीफ और मासूम साबित हुआ था। शायद वो किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहता था। चलो बाहर चलो, चल के एक और रस्म भी करनी है। उसके भी पैसे मिलने हैं, सानिया उसे पकड़ती हुई बोली। तो ज़ाविश ने उसे घूर कर देखा, वो तो सचमुच में उसके दूल्हे को लूटने वाला काम कर रहे थे, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। साहिर, ये क्या कर रहे हो? दुल्हन बनकर इस तरह से साहिर, ये क्या कर रहे हो? दूल्हा बन के इस तरह से सिगरेट नोशी कौन करता है? वो एक साइड पर खड़ा सिगरेट पीने में मसरूफ़ था, जब सिनान उसके कान में बोला। कहाँ पर बोर्ड लगा है कि दूल्हा बनकर मैं सिगरेट नहीं पी सकता? वो आगे पीछे दीवारों की तरफ देखते हुए उसे पूछने लगा तो सिनान ने भी उसके साथ ही आगे पीछे देखा। कहीं सच में तो कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ? नहीं, बोर्ड तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी इंसान को खुद ही तो एहतियात करनी चाहिए, या दूल्हा बन के सिगरेट पर सिगरेट फूंकी जा रही है। सच में दूल्हा नहीं, नशेई लग रहे हो, उसे समझाते हुए ज़रा सख्त लहजे में बोला। अगर इतना ही नशेई लग रहा हूँ तो मेरे साथ मत रुको, लेकिन मुझे आराम से पीने दो। वो सिगरेट की जानिब इशारा करते हुए बोला, जिसे सिगरेट
सिगरेट ना बल्कि उसकी कोई बेहद ज़रूरी चीज़ है जिसमें वो किसी भी किस्म का आर्ग्यूमेंट बर्दाश्त ना कर सकता हो। और सच भी तो यही था कि वो सिगरेट के मामले में किसी तरह की भी मुखालफत बर्दाश्त नहीं कर सकता था और सिनान भी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसीलिए बिल्कुल खामोश होकर एक साइड पर हो गया था। उसे परवाह ना थी कि उसके सिगरेट पीने से किसको कितना मसला होता है। अगर किसी को इतनी ही तकलीफ़ है उसके सिगरेट पीने से तो खुद ही उससे थोड़ा अलग होकर खड़ा हो जाए। उसे कोई मसला नहीं था, लेकिन कोई उस पर कमेंट करे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर वो उसका बाप ही क्यों ना हो। लड़कियाँ अपना सा मुँह लेकर खड़ी हो गई थी जब साहिर-साई को ज़ाविश के साथ बैठने पर इन लोगों ने 50,000 रुपए की डिमांड की और साहिर-साई ने बिना किसी भी चूँ-चरा के पैसे उनके हवाले करके एक साइड होने का इशारा कर दिया। उनकी हालत देखकर ज़ाविश को बड़ी हँसी आई थी, क्योंकि वो तो अंदर बड़ी प्लानिंग करके आई थी कि साहिर को बहुत तंग करेंगी और यहाँ साहिर-साई ने तंग होने से पहले ही पैसे उनके मुँह पर दे मारे। ना कोई बहस, ना कोई तकरार, वो खामोशी से एक तरफ हो गई, जबकि उसके साथ बैठा वो बिल्कुल खामोशी से सामने देख रहा था। अपने साथ बैठी इस परी पेकर ने खुद को घूंघट में छुपा रखा था। अच्छा ही था वो दुल्हन को हर किसी की नज़र में आने भी नहीं देना चाहता था। वो खुद ही उसका घूंघट हटाकर उसके हुस्न को देखना चाहता था। ये तुम क्या कह रही हो सायरा? बाहर मौलवी साहब बैठे हैं, सना को बिठा दिया गया है और आरिश साईं का कहीं कोई अता पता नहीं है। ऐसा तो नहीं चल सकता, तुम्हें उसके बारे में पता करना होगा। बाबा साईं बेहद परेशान हो गए थे। वो मुसलसल सायरा को फ़ोन कर रहे थे और अब सायरा ने उन्हें बताया था कि आरिश परसों से ही घर से गायब है, उसका कोई अता पता नहीं है। जाते हुए उसने बस इतना ही बताया था कि वो निकाह के वक़्त घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो अब तक नहीं आया और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। बाहर मेहमान जमा थे, सबको ही पता था कि आज फ़ोन पर सना का निकाह होने जा रहा है। कुछ मजबूरियों की वजह से वो लोग पाकिस्तान नहीं आ सके, लेकिन कुछ माह बाद रुखसती पर आएँगे, जिसमें उनकी शादी की तमाम रस्में की जाएँगी। लेकिन अब वो बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि आरिश कहाँ गया था, किसी को कोई पता नहीं था। वो फ़ोन बंद करते हुए परेशानी से अंदर ही बैठ गए जब अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बाबा साईं जल्दी बाहर आए, आरिश साईं आ गया है। सिनान की मुस्कुराती हुई आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो जैसे उन्होंने बेख्तियार पुरसुकून सांस ली। सारी टेंशन लम्हे में दूर हुई थी। जब बाहर निकलते हुए उन्होंने आरिश का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा, वो तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ते हुए इनके सीने से लगा था। निकाह की रस्म अदा हो चुकी थी। आज से सना उसकी थी। उसकी बचपन की मोहब्बत उसे मिल चुकी थी, जिसे देखते ही वो न जाने कैसे उस पर फ़िदा हुआ था। उसे अपना दिल दे बैठा था, लेकिन वो शायद ऐसा नहीं चाहती थी, तभी तो उसे उसकी मोहब्बत समेत भी ठुकरा दिया था। लेकिन सच्ची मोहब्बत करने वालों की जीत होती है और आज वो उसकी हो चुकी थी। वो खुश था, बेहद खुश। सना भी बेहद पुरसुकून आरिश के साथ बैठी हुई थी। उसे उम्मीद ना थी कि अपने निकाह वाले रोज़ वो यहाँ आ जाएगा। न जाने कैसे वो उसकी दिल की ख्वाहिश जान गया था। उसे कैसे पता चला था कि सना ऐसा चाहती है कि इन दोनों का निकाह आमने-सामने बैठकर किया जाए। फ़ोन पर किए जाने वाले निकाह में वो मज़ा तो ना था जो आमने-सामने बैठकर होने वाले निकाह में था। वो उसके साथ बैठा था। वो कुछ ही देर पहले ही उसे अपने निकाह में ले चुका था। लाइव वीडियो कॉल पर उसके वालिदैन भी निकाह में शामिल थे। निकाह के बाद इन दोनों को एक साथ बिठा दिया गया, जबकि इन दोनों को अकेले बात करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला था। उसे याद था कुछ साल पहले वो उसकी मोहब्बत के सामने हार कर हमेशा के लिए वापस चला गया था और कहाँ वो उसे पाने के लिए आज 7 समंदर पार से वापस आ गया था। परसों रात उसका फ़ोन आया तो उसकी बजाय सानिया ने उठा लिया था। उसने कहा कि आरिश अद्दा साईं आपसे बात करना चाहते हैं, जिस पर उसने भी इतरा कर कह दिया, बातें भी फ़ोन पर होंगी, निकाह भी फ़ोन पर होगा, क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जिसमें ख्वाहिशात ही पूरी ना हो। निकाह तो वो होता है जिसमें दूल्हा सामने बैठा और दुल्हन को जालीदार पर्दे में देखते हुए निकाह कबूल करे। और न जाने कैसे ये बात आरिश के कानों में पड़ गई, या शायद उसे सानिया ने ही उसकी ख्वाहिश के बारे में बताया था। लेकिन वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर निकाह से पहले-पहले पाकिस्तान पहुँच आया था और फिर उसका निकाह ऐसे ही हुआ था जैसी ख्वाहिश उसने की थी। वो जालीदार पर्दे के सामने बैठी निकाहनामे पर साइन कर चुकी थी, जबकि वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए निकाहनामे पर साइन करता उसे हमेशा के लिए अपना बना चुका था। थोड़ी देर के बाद वो उसके करीब से उठकर मर्दों की तरफ चला गया, क्योंकि बार-बार कोई न कोई आ जाता, बात करने का मौका वैसे भी नहीं मिल रहा था। वो क्यों अपने जज़्बात को मज़ीद भड़कने देता, जबकि मज़ीद थोड़ी देर के बाद ज़ाविश की रुखसती की रस्म शुरू हो चुकी थी। नहीं अद्दा सही, हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। पहले आपको हमसे बहस करनी होगी, ये क्या बात हुई? ना कोई मस्ती, ना कोई मज़ाक, हमने पैसे माँगे और आपने दिए, इस तरह से हम नहीं लेंगे। सना इनकार करते हुए बोली, हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें नहीं चाहिए आपके पैसे। पहले हमसे लड़ाई करें, फिर देंगे आपको अंदर जाने की इजाज़त। ज़रनिश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, जबकि सानिया तो उनके साथ ही थी और दर खामोशी से खड़ी थी। तुम लोगों को पैसों से मतलब होना चाहिए, लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बिना किसी बहस के तुम लोगों की मतलूबा रकम मिल रही है और अब ये पैसे पकड़ो और रास्ता छोड़ो मेरा। वो सिगरेट हाथ में दबाए इन सबको घूरते हुए बोला। एक तो वो सख्त तबीयत था और दूसरा गुस्सा हर वक़्त उसकी नाक पर सवार रहता था। ना तो उसने कभी किसी से ज़्यादा मस्ती-मज़ाक किया था, ना ही कभी इनमें से किसी को ज़्यादा खुद से फ्री होने दिया था। यही वजह थी कि वो चाहती थी कि शादी में तो कम से कम उसे खूब सारा तंग करे, लेकिन अब ऐसा भी मुमकिन नहीं लग रहा था।
जर्निश को तो अपनी मासूम सी बहन पर तरस आ रहा था। कहाँ वो हर वक्त हंसने वाली और कहाँ ये संजीदा इंसान। लेकिन वो बेचारी कहाँ जानती थी कि संजीदा खड़ूस हर वक्त चेहरे पर गुस्सा सजाने वाला उसकी बहन के सामने एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान है। तुम लोगों को पैसे चाहिए या नहीं? वो नोटों की गड्डी इन लोगों को दिखाते हुए वापस जेब में डालने लगा तो सना ने फ़ौरन उसके हाथ से छीन लिए। इस शख्स का कोई भरोसा ना था, वो जो पैसे हाथ आने वाले थे वो भी चले जाते और वो कभी उससे माँगने का सोच भी ना पाती, इसलिए पैसे ले लेना बेहतर था। चाहिए अद्दा सही, क्यों नहीं चाहिए? हम तो मज़ाक कर रहे थे, सना ने कहा और साथ ही पैसे थाम लिए। पैसों के लिए ही तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्यों लड़कियों? आप अंदर जा सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। वह सब बत्तीसी दिखाते हुए बोली। हाँ, बिल्कुल आप अंदर जाएँ, आप तो ऐसे घूम रहे हैं जैसे खा जाएँगे। आप तो ऐसे घूर रहे हैं जैसे खा जाएँगे हमें। मैं पूछती हूँ अपनी शादी पर इतना खड़ूसपन कौन दिखाता है? ज़रनिश ने बड़ी मायूसी से देखते हुए कहा। ये ऐसा ही है ज़रनिश डार्लिंग, किसी से हँसकर बात करना इनकी शान के खिलाफ है, इसीलिए इसे ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी मतलूबा रकम पकड़ो और रास्ता छोड़ो इस बेचारे का। और मेरे भाई तुम ये सिगरेट यहीं ख़त्म करके जाओ। अंदर दुल्हन के कमरे में फूलों की खुशबू है, तुम्हारे धुएँ की खुशबू बाहर रहे तो बेहतर है। सिनान ने ज़रनिश को देखते हुए साहिर के कान में कहा, जब तक सिगरेट उँगलियों में दबाए हुए था। उसने कहा कुछ नहीं था, बस एक गहरा कुछ लेते हुए सिगरेट को वहीं ज़मीन पर फेंक कर जूते से मसला और अंदर चला गया। आपका कमरे में चलने का इरादा है या सारी रात यहीं खड़ी रहेंगी? अगर आप यहीं खड़ी रहीं तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं भी यहीं आपके साथ ही खड़ा रहूँगा। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं चाहता कि मेरी बीवी यहाँ आपके साथ खड़ी थक जाए, तो बेहतर है कि कमरे में चलें, वरना मैं आपको अपनी बाहों में उठाकर भी ये काम कर सकता हूँ। वो आहिस्ता से उसके कान के करीब झुके हुए बोला। ज़रनिश ने एक नज़र सना और सानिया को देखा जो पैसे गिनने में मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि दर का सारा ध्यान सीढ़ियों की तरफ था, जहाँ से दारम साईं खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। एक नज़र उसे देखती हुए मुस्कुराकर उसके साथ अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि थोड़े फासले पर उसकी मुस्कान का दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है अंसर, इस तरह घर के अंदर कोई नहीं आ सकता और वैसे भी घर के अंदर बहुत सारे मेहमान हैं। मेरा नहीं ख़्याल कि इस तरह की चेकिंग बेहतर रहेगी। अंसर के साथ कुछ गार्ड्स और पुलिस वाले थे। उनका कहना था कि हवेली के अंदर कुछ गड़बड़ होने वाली है। नहीं जनाब, हमें एक दफ़ा चेक करने दीजिए। पहले भी आप पर जानलेवा हमला हुआ है। हमें शक है कि आपके अंदर ही घर के अंदर ही वो लोग छुप कर बैठे हुए हैं, जो कभी भी किसी भी तरह हमला करके आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये ज़रूर किसी दुश्मन का काम है और हमारी इन्फॉर्मेशन से जितना पता चला है उसके मुताबिक कोई शूटर है जो 2 दिन पहले ही इंग्लैंड की जेल से छूटा है। आपके साथ उसकी क्या दुश्मनी है कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान आया है और लोगों का कहना है कि वो किसी को आपकी तस्वीर दिखाकर आपके बारे में मालूमात हासिल कर रहा था। हमें शक है कि मलिक ने ही कोई गेम खेला है। आप पर जानलेवा हमला करने के पीछे मलिक का हाथ है। हो सकता है कि वो ये ज़ाहिर कर रहा हो कि वो खुद बीमार है और इस तरह साज़िशें कर कर आप पर जानलेवा हमला करवाया हो। देखिए साईं, आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। आप हमारे गाँव के सरदार हैं। हम नहीं चाहते कि आप पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आए। साईं, हमें हमारा काम करने दें, इंस्पेक्टर ने बहुत आजिज़ी से कहा। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम लोग अपना काम करो, लेकिन हवेली की चेकिंग नहीं होगी। इस वक़्त घर मेहमानों से भरा हुआ है और मुझे मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त बेहद अज़ीज़ है। तुम बाहर अपना काम करो। तुम लोग सिक्योरिटी के लिए कुछ ऑफ़िसर्स को हवेली में ही छोड़ दो। बाकी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंदर मैं अपनी हिफ़ाज़त खुद कर सकता हूँ। वो उसका कंधा थपथपाते हुए अंदर की जानब बढ़ गया, जबकि ऑफ़िसर अपने काम पर लग चुका था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत-बहुत मुबारक हो। दादी बनने वाली हो ज़रीन अद्दी, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हारा घर खुशियों और रौनकों से भर दे। लेकिन क्या दारम साईं की तरफ से भी कोई खुशखबरी नहीं आई? 5 माह हो चुके हैं शादी को। मेरे ख़्याल में दारम साईं और सिन्नान साईं की शादी एक साथ ही हुई थी ना? सिन्नान की तरफ से खुशखबरी मिली है, दारम साईं की तरफ से कब मिलेगी? वो गाँव का सरदार है, जब उसके बच्चे की बात सामने आएगी पूरे गाँव में खुशियाँ और मिठाइयाँ बाँटी जाएँगी। और दारम साईं तो उम्र में भी सिन्नान से बड़ा है, कब तक उसकी खुशखबरी आएगी? जब बड़ी बीबी बहू बाहर से लाई हैं, इसीलिए अभी 5 साल तक कोई इरादा नहीं है। अब बहू बाहर के मुल्क से आई है, अपनी मर्ज़ी भी चलाती होगी, लेकिन आप भी उसे समझाएँ कि गाँव वाले बेताब हैं सरदार साईं की औलाद की खुशखबरी के लिए। वो औरत अपनी ही बोले जा रही थी, जबकि वो बाकी सारी औरतें उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिला रही थीं। थोड़ी देर पहले ही बड़ी बीबी ने नूर से सब मेहमानों के लिए चाय बनवा कर लाने के लिए कहा था। जब वो मुलाज़मा से चाय बनवा कर लाई तो अंदर औरतें बातों में मसरूफ़ थीं। ये बात सुनकर उसको अपना अंदर जाना मुनासिब नहीं लगा, इसीलिए मुलाज़मा को अंदर जाने के लिए कहा। हद है, इन लोगों की सोच बच्चों पर ही क्यों ख़त्म होती है? ज़हनी शद्दी की तरफ से खुशखबरी मिली है, तो उसी को एन्जॉय करें, मेरे पीछे क्यों लग गए हैं जाहिल औरतें। ना तो मुझे बच्चों से मतलब है और ना ही बच्चे के अब्बा से। बस 6 महीने पूरे हों और मैं यहाँ से निकलूँ। कहाँ आकर फँस गई हूँ? ठीक कहती थी मॉम, यहाँ सब लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़ लिख कर मोटी-मोटी डिग्रियाँ तो हासिल कर लें, लेकिन सोच वही जाहिलों जैसी है। जहाँ तक बच्चा नहीं होगा
जब तक बच्चा नहीं होगा तब तक औरत की कोई औकात नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो वहीं खड़ी ऊँची आवाज़ में औरतों की सोच पर अफ़सोस कर रही थी, जबकि दारम साईं उसके बिल्कुल करीब उसकी बातों को गौर से सुन रहा था। ये जो बूढ़ी औरतें हैं ना, इनकी ज़िंदगी, इनकी औलाद और शौहर के आगे-पीछे ही घूमती है। पढ़ लिख कर मोटी-मोटी डिग्रियाँ हासिल करके ना तो वो अपनी रवायत भूलती हैं और ना ही अपना फ़र्ज़। लेकिन फिर भी यही वो औरतें हैं जो हम मर्दों को सही और गलत की पहचान सिखाती हैं, हमें तहज़ीब, तरबियत सिखाती हैं। और यही वो औरतें हैं जो हमारी नस्ल की खुशी सबसे ज़्यादा मनाती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो नस्ल बनी है। वो बच्चों की बातें करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि बच्चे ही एक औरत को औरत होने का सुकून बख्शते हैं। 4 किताबें पढ़कर अपर क्लास स्टाइल अपनाकर 2-4 इंग्लिश के जुमले बोलकर अगर कोई औरत बन जाती तो शायद इस्लाम में औरत को इतना बड़ा दर्जा कभी ना दिया जाता। ख़ैर मैं भी पत्थर के आगे सर फोड़ रहा हूँ। बोर हो रही होगी तुम मेरी बातों से, चलो कमरे में तुम्हारी बोरियत दूर करता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की तरह। वो शरारत से आंख दिखाता अपनी बात ख़त्म करते हुए इसका हाथ थाम चुका था, जबकि उसके अंदाज़ पर दर बहुत अच्छे तरीके से समझ गई थी कि वो किस तरह से इसकी बोरियत दूर करने की बात कर रहा था। अब ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मैं ख़त्म करना चाहती हूँ ये रिश्ता। अब ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं रख सकते, बंद करें ये सारा ड्रामा। आज सुबह आप मेरे करीब आए, मैंने आपको मना नहीं किया क्योंकि ये डील 6 महीनों की है, लेकिन ये जो आपकी सोच है वो कभी भी पूरी नहीं होने दूँगी मैं। दर उसके साथ चलते हुए सख्त लहजे में गोया हुई, मैंने तुमसे कहा था कि तुम में और तुम्हारे बाप में कोई डील कौन-सी डील हुई है? इससे मेरा कोई वास्ता नहीं, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। और तुम होती कौन हो मुझे अपने करीब आने से मना करने वाली? ये हक़ मुझे इस रिश्ते ने दिया है कि जब भी चाहूँ तुम्हारे पास आ सकता हूँ, तुम्हें छू सकता हूँ। फ़िज़ूल में मेरा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है दर। मैं एक बात एक ही बार समझाता हूँ, कमरे में चलो और आकर ये पट्टी चेंज करो, काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोला तो दर उससे मज़ीद कुछ भी बोला ना गया। सना पैसे लेकर बड़े मज़े से अपने कमरे की जानब जाते हुए ये सोच रही थी कि वो इन पैसों का क्या करेगी। इस शादी पर तो उसने साहिर को खूब लूटा था, उसके हिस्से में अच्छी खासी मोटी रकम आ चुकी थी, जिससे वो खूब सारी शॉपिंग करने का इरादा रखती थी। दर ने पैसे लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसे दारम साईं की तरफ से अच्छी खासी पॉकेट मनी मिल रही थी, जबकि जरनिश ने भी अपने पैसे इन्हीं के हवाले कर दिए थे क्योंकि उसे शौहर को लूटना ज़्यादा पसंद था और सारे ही पैसे सना और सानिया के हो चुके थे। सानिया को इतने पैसे देना गलत था क्योंकि वो बच्ची थी और हमना को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं थी, तो उसके पैसे भी उसी के पास थे और वो दोनों ही कुछ दिन के बाद खूब मज़े करने के लिए शॉपिंग पर जाने वाली थी, जिसे सोचकर सना अभी से ही बेहद खुश हो रही थी। अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए अचानक हॉल की लाइट्स ऑफ हो गई थी। अरे ये क्या, इतनी जल्दी लाइट ऑफ कर दी? उसे अपने मोबाइल की जानब देखा, इतना भी कम वक्त नहीं हुआ था, रात के 2 बजने वाले थे। अरे ये तो इतना अच्छा खासा वक्त हो गया। कल वलीमा है और मैं अभी तक जाग रही हूँ, मुझे सो जाना चाहिए। फ़िज़ूल में सुबह आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएँगे। अपने कमरे की जानब जाते हुए खुद ही बड़बड़ा रही थी जब अचानक किसी ने उसका हाथ थामा और उसे अंदर की जानब खींचा। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने उसके लबों पर अपना मज़बूत हाथ रख दिया था। मुझे लड़कियाँ चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हैं, लेकिन तब जब वो मेरे गानों पर रक़्स करती हुई चिल्लाती हैं। लेकिन जब मनकूहा चिल्लाए तो कानों के पर्दे फाड़ देने की नौबत भी आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, पर्दे तो हम दोबारा भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कानो-कान खबर हो जाए कि कुछ घंटे का मासूम शौहर अपनी ज़ालिम हसीन मनकूहा से मिलने के लिए आधी रात होने का इंतज़ार कर रहा है, तो बेइज़्ज़ती भी हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें चीखने-चिल्लाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूँगा लड़की। उसके लबों पर अपना हाथ रखते हुए वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, जबकि आरिश की आवाज़ अपने बेहद करीब सुनते हुए पहले तो वो घबरा गई। अगर किसी ने उसे यहाँ आधी रात को इस वक़्त देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? और ऊपर से ये बेशर्म उसके कमरे में आ धमका था। वो तो शुक्र है कि सानिया आज हमरा चची साईं के साथ उनके कमरे में ही सोने वाली थी, क्योंकि सरमद शाह रात तक जाग के अपने दोस्तों के साथ बैठने का इरादा रखते थे। उनके बहुत करीबी दोस्त शादी में शिरकत किए हुए थे। बेशर्म आदमी, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? उसने जैसे ही अपना हाथ उसके लबों से हटाया वो बोल उठी। क्या तुमने मुझे बेशर्म कहा? अपने शौहर को लड़की बदज़ुबान कहीं की, सबसे पहले तो तहज़ीब और तरबियत सीखो। क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि शौहर को तुमने आप कहकर पुकारा जाता है? तुम नहीं, आप कहकर पुकारा जाता है, बल्कि हमारी ख़ानदानी रवायत के मुताबिक तो साईं भी बोलते हैं। तुम मुझे साईं बोलो तो सही, इन लबों से जाना, मैं इन लबों को ही ना चूम लूँ। वो बेहद बेबाकी से बोला था। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं आरिश, मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगी। उसकी बेबाकी पर तिलमिला कर बोली, अगर तुम सिर्फ़ मुँह तोड़ने पर मुझे जसारत करने की इजाज़त देती हो, तो लो मेरा मुँह हाज़िर है। वो मज़ीद बेबाकी से उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोला तो सना को मज़ीद घबराहट होने लगी। उसे कभी नहीं लगा था कि वो ऐसा होगा। शौहर बनकर तो ये बिल्कुल ही फ्री हो गया था, लेकिन सना ऐसा नहीं होने दे सकती थी।
आरिश छोड़ो मुझे वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसे पीछे करते हुए बोली। लेकिन वो सुन ही कहाँ रहा था। उसके हाथों को अपने हाथों में कैद करते हुए वो उसकी कमर के पीछे लॉक करता एक झटके से उससे अपने करीब करते हुए उसके लबों पर अपने लब रख चुका था। आज के बाद तुम जब मुझे तुम कहकर पुकारोगे तो याद रखना, मैं किसी भी चीज़ का लिहाज नहीं करूँगा, बल्कि इसी तरह सज़ा दिया करूँगा। वो अपने अंगूठे से उसके भीगे लबों को छूते हुए उसे डरा रहा था। अब शौहर बन गया हूँ, शौहर वाला थोड़ा रोब तो होना चाहिए ना, आखिर तुम आरिश का इश्क साईं हो, तुम्हारे मुँह से साईं सुनकर यह इश्क सच में साईं ना हो जाए। उसके लबों को बेबाकी से छूता वो ऐसा-ऐसा बोल रहा था, जबकि उसने अपनी गिरफ्त हल्की कर दी थी। सना उसे पीछे धकेलकर तेज़ी से कमरे से वापस वॉशरूम में बंद हो गई थी, जबकि वो भी अब बाहर जाने का इरादा रखता था। साहिर ने कमरे में कदम रखा तो फूलों की खुशबू उसके नथनों से टकराई थी। उसने एक नज़र बेड पर देखा, जहाँ वो परी पेक कर नसें झुकाए खुद को पूरी तरह से घूंघट में कैद किए उसके इंतज़ार में बैठी थी। उसके लबों पर दिलफ़रेब मुस्कुराहट बिखर गई। वो आहिस्ता से उसकी जानब कदम बढ़ाने लगा था। सिनान साईं, मेडिसिन ले लूँगी, आप परेशान मत हों। वो उसे अपने लिए फ़िक्रमंद होता देखकर जहाँ खुद पर नाज़ कर रही थी, वहीं उसकी फ़िक्रमंदी पर उसे समझाते हुए बोली, डार्लिंग तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। फ़िज़ूल में मेरे मुँह मत लगा करो, वरना मैं मुँह चूम भी लेता हूँ। वो उसके लबों को चूमने ही वाला था कि ज़ैनिश ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसके हाथ से मेडिसिन लेना बेहतर समझा। उसने जैसे ही मेडिसिन लेकर पानी का घूँट भरते हुए ग्लास टेबल पर रखा, सिनान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके लबों पर अपनी मोहर लगा दी। ये तुम्हारी भूल है कि तुम मुझसे बच सकती हो। इतने साल इंतज़ार किया है तुम्हारा, तड़प-तड़प कर मर जाए प्यासा और कुआँ खड़ा तमाशा देखता रहे। मैं कुआँ हूँ, इसकी मिसाल पर वो उसे घूरते हुए बोली तो सिनान साईं के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। तुम कुआँ ना सही, लेकिन मैं तो तुम्हारा प्यासा हूँ ना। उसे बेड पर लेटाते हुए वो उसे अपनी बेकरारियाँ बताने लगा। तो वो भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुनती, उसकी मीठी-मीठी जिसारतों को सहती उसे बातें करने में मसरूफ़ हो गई थी, जब थोड़ी देर के बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यार, ये रात के 2:30 बजे किसे सुकून नहीं है? वो बदमज़ा होता उसके करीब से उठकर दरवाज़े की जानब आया था। बाहिर हमना चच्चे साईं को खड़ा देखकर वो पहले तो हैरान हुआ। क्या हुआ चच्ची साईं? सब कुछ ठीक तो है? आप इतनी रात गए यहाँ? वो उनसे सवाल करने लगा। बेटा, दरअसल मुस्कान अपनी दवा नहीं ले रही, वो कुछ हिचकिचाते हुए बोली, क्योंकि मुस्कान के नाम पर सिनान के माथे की रगें वाज़िया होने लगी थी। तो मैं क्या करूँ? वह ज़रा सख्त लहजे में गोया हुआ, जबकि वो घर के किसी भी बड़े से इतनी बेरुखी से कभी बात नहीं करता था। मैं तो बहुत बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो कहती है कि मैं सिनान के हाथ से ही मेडिसिन लूँगी, और धर्मसाई ने सख्ती से कहा है कि उसका ख़ास ख़्याल रखा जाए और उसे उसकी मेडिसिन वक्त पर दी जाए। इसीलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। अगर तुम एक बार चलकर उसे कहो कि वो मेडिसिन ले ले, तो हो सकता है वो तुम्हारी बात मानकर मेडिसिन ले ले, क्योंकि जिस तरह से तुम उसे नज़रअंदाज कर रहे हो, वो कितनी बार कह चुकी है कि उसे तुम्हारे पास जाना है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे सँभाल रखा है। देखिए चची सही, मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, और दारम साईं उसे ज़बरदस्ती मेरे सर पर बांध रहा है। उससे मैं खुद बात कर लूँगा, फ़िलहाल उसे उसके हाल पर छोड़ दें। वो कितनी अच्छी है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो सख्त लहजे में गोया हुआ तो ज़री जो कब से उनकी बातें सुन रही थी, उनके पास आ रुकी। चची साईं, मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ, वो मेडिसिन ज़रूर लेगी। उसके अचानक पीछे से कहने पर सिन्नान ने गुस्से से उसे देखा था। तुम कहीं नहीं जा रही, सुना तुमने? वो बेहद गुस्से से और बदलिहाज़ी से बोला था। मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस लड़की को कोई तकलीफ़ हो। वो बेचारी पहले ही इतनी बीमार है, और आप इतनी सख्ती से पेश आते हैं उसके साथ। आप उससे बात नहीं करना चाहते, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं बात करूँगी उससे, मैं समझाऊँगी उसको। आप यहाँ बैठे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो खुद ही फैसला करते हुए बोली तो सिनान ने उसे गुस्से से देखा था। वो जितना उसे उससे दूर रहने के लिए कह रहा था, वो उतना ही उसके करीब होती जा रही थी, और सिनान को ये बात हरगिज़ कबूल नहीं थी। उसकी नज़रों की वार्निंग को समझे बगैर ही वो कमरे से बाहर निकल गई, तो सिनान गुस्से से आकर बेड पर लेटा, और उसके साथ उसकी नाराज़गी पक्की थी। ये तो तय हो गया था। जबकि उसकी नाराज़गी समझने के बावजूद भी वो कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि उसे मनाने का इरादा वापस आने के बाद रखती थी। उसका शर्माना, घबराना देखकर साहिर शाह के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ गई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाता उसके बिल्कुल पास आते हुए कुछ फासले पर बेड पर बैठ गया। वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी सब्ज़ आँखें पूरे हक़ से उसके हसीन सरापे का जायज़ा ले रही थीं। उसके हाथ घबराहट की वजह से काँप रहे थे। साहिर साईं को न जाने क्यों उसकी घबराहट बहुत अच्छी लग रही थी। अगर वह आज की रात के हवाले से सोचकर घबरा रही थी, तो उसकी घबराहट जायज़ थी। अब उसका नशई अपना नशा पूरे करेगा तो पूरी तरह से करेगा, घबराना शर्माना तो उसका हक है। साहिर साईं ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में थामते हुए मेहंदी से रंगे हाथ में अपना नाम देखा था। उसके लबों पर दिलफ़रेब मुस्कुराहट थी। उसके हाथ पर अपने लब रखते हुए वो उसके मज़ीद करीब हुआ, तो वो अपना हाथ खींचकर पीछे हुई। लेकिन इससे पहले कि वो पीछे हटती, साहिर साईं उसके बाजू को पकड़कर अपने करीब कर चुका था।
अब क्यों दूर हो रही हो मुझसे? मैंने पहले ही कह दिया था कि ना तुम मुझसे भाग सकती हो और ना ही दूर जा सकती हो। और वैसे भी आज तुम्हारा नशेसा ही अपना नशा पूरा करने की तैयारियों में है और तुम हो कि यूँ दूर जा रही हो। अगर तुम घबरा रही हो या शर्मा रही हो तो ठीक है, चलो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग में कोई फ़िज़ूल सोच आ रही है तो इसे दिमाग से निकालो और जल्दी से मेरे पास आओ। वो बेखुद हुआ जा रहा था। ये प प पहले तारीफ़ तो करे मेरी। उसने घबराते हुए धड़कते दिल के साथ इल्तिजा की थी और उसकी बात सुनकर साहिर शाह का कहका बुलंद हुआ। अब इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि तारीफ़ें करने बैठ जाऊँ। उसका घूंघट एक ही जिस्म में पीछे हटाता हुआ उसकी छोटी सी जान पर अच्छा खासा जुल्म कर गया था। क्या मतलब था इस बात का? वो हसीन लग रही थी, ये बात हर बंदे ने बताई थी और यहाँ पे उसका शौहर क्या कह रहा था कि वो इतनी भी प्यारी नहीं लग रही कि उसकी तारीफ़ करने बैठ जाए। उसे दुःख हुआ और इतना दुःख हुआ कि होंठ रोने के लिए बाहर आ गए थे, बिल्कुल किसी मासूम से बच्चे की तरह। अच्छा ठीक है, मुँह ना बनाओ, मैं करता हूँ तारीफ़, वो एहसान करने वाले अंदाज़ में बोला। कोई ज़रूरत नहीं है एहसान करने की, नहीं चाहिए मुझे आपकी तारीफ़। वो गुस्से से उसके करीब से उठने ही लगी थी कि अचानक साहिर साई ने उसका हाथ थाम कर अपनी तरफ खींचा। वो अपनी तमाम तर खूबसूरती और दिलकशी के साथ उसकी पनाहों में आ गई थी। क्या इतनी तारीफ़ काफ़ी नहीं है कि नशई सिगरेट छोड़ कर आया है? दरवाज़े पर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए इस अंदाज़ में बोला कि ज़ाविश से निगाहें उठाना दूभर हो गया। कोई एहसान नहीं किया आपने, जो नशा बाहर छोड़ कर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नशा। वो बोलते-बोलते अचानक ही ज़ुबान दाँतों तले दबा गई थी। वो जानती भी नहीं थी कि वो कौन-सी बात कह गई थी और वो उसकी बात को किस अंदाज़ में लेने वाला था। उसकी आधी-अधूरी बात पर कमरे में एक बार फिर से साहिर शाह का कहका बेख्तियार गूंजा था। मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझता था, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम बहुत समझदार हो, सब समझती हो तुम। मैं तो तुम्हें नादान बच्ची समझ रहा था, लेकिन शुक्र है तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नशा सर चढ़कर बोल रहा है तो टाइम वेस्ट नहीं करते। उसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में लेता बेड पर रखते हुए उसके लबों पर झुका था। उसके लबों को अपनी कैद में लेता मुकम्मल बेखुदी से उसे छूने लगा था। उसका अंदाज़ इतना शिद्दत लिए हुए था कि वो साँस तक नहीं ले पा रही थी। उसने बेइख्तियार उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी। अब क्या मसला है? उसके ज़ोर लगाने पर उसके लबों को आज़ादी बख्शता हुआ पूछने लगा। मेरी साँस रुक रही है साईं। गहरा साँस लेते हुए वो बोली तो साहिर साईं के लबों पर एक बार फिर से दिलकश मुस्कुराहट ने जगह बनाई। ये नशा चीज़ ही ऐसी है, या तो खुद ख़त्म हो जाता है या सामने वाले को ख़त्म कर देता है। उसकी बात को अपने अंदाज़ में लेता वो इस बार उसकी गर्दन पर झुका था। उसके भारी नेकलेस को उसकी गर्दन से अलग करते हुए उसे फेंक चुका था। आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए? उसके बेबाक अंदाज़ और जसारतों को सहती हुई उसने एक छोटी सी कोशिश की थी उससे अलग होने की। भारी सांसों के साथ उसने बड़ी मुश्किल से ये सवाल पूछा था, जबकि अपने कानों से झुमके उतरने पर उसका दिल धड़कने लगा था। मैं खुद तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा हूँ, कबूल कबूल करो, अब डिस्टर्ब मत करना, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी सांसों की आवाज़ ही काफ़ी है हसीन रात को मज़ीद हसीन बनाने के लिए। उसके लबों को चूमता, पीछे को होता, अपनी कमीज़ के बटन खोलकर उसके हसीन सरापे को बारी दुपट्टे की कैद से आज़ाद करने लगा। अब उसे मज़ीद घबराहट होने लगी थी, दिल सूखे पत्ते की तरह काँपने लगा था। ज़ाविश को वो दिन याद आया था, जब उसका हाथ थाम कर उसे अपने साथ किचन में बिना जूते और दुपट्टे के ले आया था। उस दिन उसने बड़े इस्तेहाक से कहा था, मेरे सामने दुपट्टा लेने की ज़रूरत नहीं, मैं कौन-सा कोई गैर हूँ। उस दिन वो उसके हसीन बालों की आबशार को घूरता रहा था और आज वो आबशार को खुद पर बहते हुए महसूस करना चाहता था। उसके बालों का जूड़ा खोलते हुए, उसकी काली जुल्फ़ों को उसकी कमर पर बिखेरता, उसका हाथ उसकी ज़ुल्फ़ों के पीछे उसकी डोरियों में उलझने लगा था। एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुकते हुए वो उस पर इस्तेहाक की महर लगाता, उसकी गर्दन को अपने लबों से छू रहा था। साविश की सांसें तेज़ होने लगी थी। वो जितना उससे खुद से दूर करने की कोशिश करती, वो उतना ही उस पर हावी होता जा रहा था। नशा पूरा करना इतना आसान भी नहीं था जितना उसने समझ रखा था। साईं, वो बारी होती सांसों के बीच बड़ी मुश्किल से कुछ कहने के लिए हिम्मत कर पाई थी। श्श, तुम्हें मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है? तो छोड़ आया हूँ आज मैं सिगरेट को। अब मुझे मेरा नशा पूरा करने दो। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी, तुम्हारी सांसों की सरगम सुननी है। सिर्फ तुम्हारी धड़कनों का शोर सुनना है। उसकी थोड़ी को चूमते हुए वो अपना कुर्ता उतार कर दूर फेंक चुका था। साईं, प्लीज़ आप सिगरेट ही पी लें। उसके सीने पर हाथ रखते हुए वो उसे खुद से दूर करती बड़ी मुश्किल से ये लफ्ज़ बोल पाई थी। अब फ़रार मुमकिन नहीं मासूम लोमड़ी, मेरा नशा भी तुम हो और सुकून भी तुम हो। आज मुझ में सिर्फ़ तुम ही तुम हो और ख्वाही ये है कि तुम में भी आज मेरे अलावा और कुछ ना रहे। वो बारी बोझल लहजे में कहता उसे खामोश करवा गया था, जबकि उसकी घनी मूँछों की चुभन अपने कानों और गाल पर महसूस करते हुए वो अपनी आँखें सख्ती से बंद कर गई। इस बेलगाम शख्स की लगाम खींचना आज उसके बस से बाहर था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी अपने बचाव के लिए,
सिवाय इसके आज वो उसकी हो जाए। अपनी मज़ाहमत छोड़कर उसने गिर्द अपनी बाहों का नाज़ुक हिसार बनाया। उसकी बाहों में जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कोई और गुस्ताखी करता, बाहर अचानक गोलियाँ चलने की आवाज़ आई। रात के इस वक़्त कौन आतिशबाज़ी कर रहा है? उसे समझ में नहीं आया, जबकि आतिशबाज़ी के करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि सानिया आतिशबाज़ी से खौफ़ज़दा हो जाती थी और इस वक्त भी उसे उसी की चीख सुनाई दी थी। या अल्लाह! बाहर गोलियों की आवाज़ पर ज़ाविश अपने सीने पर हाथ रख कर बोली, जबकि साहिर अपनी कमीज़ पहनता रिवॉल्वर उठाकर तेज़ी से बाहर की जानब भागा था, क्योंकि गोलियों की बौछार से उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि आतिशबाज़ी नहीं हो रही, बल्कि हवेली पर किसी ने हमला किया है। सब लोग बाहर जमा हो चुके थे। मेहमानों की चीखों पुकार के साथ ही सिक्योरिटी गार्ड तेज़ी से अंदर की जानब बढ़ रहे थे। साहिर साईं छत दारम साईं तेज़ी से भागता हुआ साहिर से बोला, तो वो भी उसके पीछे ही छत की जानब भागा था। वो दोनों जितनी तेज़ी से ऊपर की जानब आ रहे थे, उतनी ही तेज़ी से सामने से आने वाले शूटर ने दारम साईं के सीने के बीचों बीच गोली चलाई थी, लेकिन साहिर के अचानक झटका देने की वजह से गोली उसके सीने की बजाय उसके कंधे पर लगी और अगले ही लम्हे साहिर ने अपने रिवॉल्वर से सामने खड़े शूटर पर हमला किया था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, पीछे से 2 लोग और सामने आए, लेकिन वो शूटर नहीं थे बल्कि पठान लग रहे थे। गोली मारो इसको, ज़िंदा नहीं बचना चाहिए, चिल्लाने की आवाज़ आई। दारम को लगा ये उस पर हमला करने की बात हो रही है, लेकिन इन लोगों का रुख उसकी जानब नहीं बल्कि साहिर की जानब था। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाता, इन लोगों ने साहिर पर गोलियां चला दी। वो साहिर को बचाने की कोशिश में इन लोगों पर गोलियां चला चुका था, लेकिन इनकी पिस्तौल से निकलने वाली गोली साहिर का सीना चीर चुकी थी। आग की तरह दहकते शोले ने जहाँ उसका सीना चीरा था, वहीं दर्द की लहर उसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। उसके पूरे जिस्म को जैसे झटका लगा था। इससे पहले कि वो ज़मीन पर गिरता, सिन्नार ने उसे थाम कर गिरने से बचाया था। दारा में लोगों को छोड़कर साहिर की जानब मुतवज्जा हुआ, तो वो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वहाँ से गायब हुए थे, जैसे उनका यहाँ आने का मकसद ही साहिर पर गोलियाँ चलाकर उसे कत्ल करना था। जबकि वो शूटर, जो देखने में कोई अंग्रेज़ लगता था, वो भी अपना मकसद पूरा किए बिना वक्त की नज़ाकत को समझते हुए वहाँ से गायब हो चुका था। साहिर साईं, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साहिर, आंखें बंद मत करना। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाकर गाड़ी निकालो। साहिर साईं को गोली लगी है। अपने कंधे पर लगे जख्म को नज़रअंदाज करता हुआ चिल्लाते हुए बोला। कुछ गार्ड्स इन लोगों के पीछे भाग चुके थे, जबकि बाकियों को साहिर साईं की ज़िंदगी की फ़िक्र लग गई थी। जबकि सिन्नान साईं और आरिश साईं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दारम तो जैसे पागल हो गया था। गार्ड्स को यूं ही खड़े देखकर वो खुद ही अपने कंधे पर उठाता तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे की जानब भागा था। वो बेहोश था या होश में, कोई नहीं जानता था। बस पता था तो इतना कि उसे गोली लगी है। और फिर जैसे ही हवेली से गाड़ियाँ हॉस्पिटल की जानब निकली, पूरा गाँव रोशनी में नहा गया। किसी को पता था तो सिर्फ इतना कि गांव के सरदार के भाई पर जानलेवा हमला हुआ है, उसे जान से मारने की कोशिश की गई है। हमलावर कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को कानो कान खबर ना हुई। सिवाय शूटर के कोई नहीं जानता था कि बाकी लोग कौन थे। स्याह शलवार कमीज़ पहने हुए वो कंधे पर कपड़ा रखे हुए थे, जबकि हाथ में रिवॉल्वर थाम रखी थी, जिससे उसने साहर पर हमला किया था। दारम साईं भी उनके बेहद करीब खड़ा था, लेकिन उनका शिकार दारम था ही नहीं। वो लोग साहिर को ही मारने आए थे और उन्होंने अपना मकसद पूरा किया था। वो लोग हवेली से नीचे की जानब भाग गए थे और देखते ही देखते वो कहाँ गायब हो गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। उनके हिसाब से हवेली के अंदर 6 लोग थे, जो कि गलत नीयत से अंदर गए थे। 3 लोगों को उन्होंने देखा था, जबकि बाकी के 3 लोग नीचे ही थे, क्योंकि भागने वाले 3 लोगों में से उन्होंने 2 को पहचान लिया था। लेकिन अफ़सोस कि वो उनमें से किसी को भी पकड़ ना सके। पहले तो वो हवेली के अंदर ही गायब हो गए और फिर हवेली से बाहर भागने के तकरीबन 15 मिनट के बाद उन्हें पता चला था कि वो लोग हवेली की हदूद को पार कर चुके हैं। वो जो कोई भी थे, बहुत ज़्यादा शातिर थे, लेकिन एक चीज़ इन सब ने समझी थी, वो ये थी कि इनमें से 5 लोग जो पश्तो में बात कर रहे थे, वो साहिर को मारने आए थे, जबकि वो शूटर दारम पर गोली चला रहा था। साईं, आपके जिस्म में ज़हर फैल जाएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हमें गोली निकालने का मौका दे दें, वरना आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। आप हमारी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वो जब से हॉस्पिटल पहुंचा था चिल्लाए जा रहा था, उसे सिर्फ़ और सिर्फ साहिर साईं की जान की परवाह थी। लेकिन जिस तरह वो खुद ज़ख्मी हालत में था, डॉक्टर को उसकी भी परवाह करनी थी। उसके कंधे से मुसलसल खून बह रहा था, जिसे वो बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द की कोई परवाह ही नहीं है, या उसे अपने ज़ख्म से कोई तकलीफ़ ही महसूस नहीं हो रही। उसका पागलपन देखकर डॉक्टर उसे समझाते हुए कह रहा था कि उसे इलाज की ज़रूरत है, जबकि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। उसे पता था तो सिर्फ़ इतना कि साहिर साईं को गोली लगी है और उसकी जान खतरे में है। अगर उसका इलाज वक़्त पर ना हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। उसके सामने बार-बार साहिर साईं का खून आलूदा जिस्म आ रहा था। उसके जिस्म से खून फव्वारों की तरह बह रहा था। जिस तरह से गोली उसकी आँखों के सामने उसके सीने को चीरती हुई उसके खून के अंदर गायब हुई थी, धर्म साईं इस वक़्त से पागलों जैसी हालत में था। उसे पता था तो सिर्फ़ इतना था कि साहिर साईं की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुमसे कहा मेरे भाई का इलाज करो, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूँगा।
डॉक्टर, मैं इस हॉस्पिटल को सफ़ाई हस्ती से मिटा दूँगा। वो उसके गिरेबान को पकड़ते हुए फिज़ियानी अंदाज़ में बोला था। उसके अजीब जुनूनी अंदाज़ पर डॉक्टर घबरा गया था। साहिर का इलाज चल रहा है। आप अपने बारे में सोचें, आपको गोली लगी हुई है, खून बह रहा है, ज़हर सारे जिस्म में फैल चुका है। आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने एक बार फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं था। उसका बस नहीं चल रहा था कि पूरे हॉस्पिटल को सिर्फ़ और सिर्फ़ साहिर का इलाज में लगा दे। अपने सामने खड़ा ये डॉक्टर भी उसे इस वक़्त ज़हर लग रहा था, जिसके भाई को बचाने की बजाय उसके पास टाइम पास कर रहा था। डॉक्टर, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ कि मेरे साहिर को कुछ नहीं होना चाहिए। वो मुझे मेरी जान से प्यारा है। वो मेरा छोटा भाई है। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहली गोली तुम्हारे सीने में उतारूँगा। आई मेरी बात तुम्हारी समझ में? उसको गिरेबान से जकड़े बेहद गुस्से से बोला तो डॉक्टर ने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया था। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा उसके गाँव का सरदार पागल हो चुका है। मेरा भाई तकलीफ़ में है डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसके गिरेबान को छोड़ते हुए वो जुनूनी लहजे में बोल रहा था। वहाँ खड़ा हर इंसान समझ चुका था कि साहिर साईं दारम साईं के लिए किस हद तक अहम है। वो खुद घायल था, उसकी अपनी हालत ख़राब हो रही थी, उसे चक्कर तक आ रहे थे, लेकिन उसे पता था तो सिर्फ़ इतना कि साहिर साईं को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी जब वो उनकी बात को ना समझा तो डॉक्टर नफ़ी में सर हिलाता खुद ही उसके सामने हारते हुए साहिर के ऑपरेशन थिएटर की जानब चला गया था, जबकि वो वहीं पर बैठता डॉक्टर की तरफ से किसी अच्छी खबर का इंतज़ार करने लगा। सॉरी। सिनान साईं उसके साथ ही बैठा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डॉक्टर की बातें दोहराने लगा था, जबकि आरी सिर्फ उसे देख रहा था। उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत ना बची थी। ये अचानक इतना बड़ा वाक़या हो जाना बहुत ज़्यादा हैरानकुन था। किसी के वहमो-गुमान में भी ना था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये क्यों हुआ था? किसने किया था? आखिर कौन था हवेली का दुश्मन जो इस हद तक चला गया था? किस में इतनी हिम्मत आ गई थी कि दारम साईं के खिलाफ इतनी बड़ी साज़िश करें? किसका हौसला था कि घर के अंदर दाखिल होकर कोई साहिर साईं और दारम साईं पर जानलेवा हमला करे? दारम के बहुत दुश्मन थे। सबको अंदाज़ा था कि उसके दुश्मनों की तादाद कम नहीं है। लेकिन कोई ऐसा दुश्मन जो उसके भाई को मारकर उसे कमज़ोर करना चाहे। सब लोग जान चुके थे कि जो कोई भी था उसका मकसद धर्म साईं को नहीं बल्कि साहिर साईं को जान से मार देना था। लेकिन साहिर साईं का तो ऐसा कोई दुश्मन नहीं था। वो ना तो किसी से ज़्यादा घुलता-मिलता था और ना ही ज़्यादा किसी से बात करना पसंद करता था। उसकी लाइन अलग थी, उसकी सोच अलग थी। उसके बारे में तो घर के लोग भी ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे, तो फिर ऐसा कौन हो सकता था जो उसे जान से मारने की कोशिश करे? उसका कोई लड़ाई झगड़ा तक नहीं है किसी के साथ। सबका अंदाज़ा यही था कि वो जो कोई भी था असल में दारम का दुश्मन था, साहिर साईं का नहीं। लेकिन इसका मकसद साहिर साईं को मारना था। लेकिन कौन हो सकता है? किसकी इतनी हिम्मत हो सकती है? कौन दारम शाह से दुश्मनी में इस हद तक जा सकता है? ये जानना मुश्किल काम था। लेकिन पुलिस अपने काम में लग चुकी थी। हवेली के अंदर किसी भी तरह का कोई कैमरा नहीं लगा था। लेकिन हवेली के दरवाज़े पर लगे कैमरे से वो सिर्फ़ इतना ही पता कर सके थे कि 5 पठान और 1 अंग्रेज़ था। जो लोग कपड़ों में थे, उन्होंने अपना चेहरा ढाँप रखा था, जबकि अंग्रेज़ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, वो बिल्कुल सही थी। ये वही आदमी था जो कुछ दिन पहले ही लंदन की जेल से आज़ाद हुआ था। अब तक इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं निकाल पाए थे और दारम साईं के गुस्से की एक वजह ये भी थी कि उसी के घर के अंदर घुसकर कोई उसके भाई पर गोलियां चलाकर उसे ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ने छोड़ गया और वो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सका। उसका दिल कर रहा था कि सब कुछ तहस-नहस कर दे, सब लोगों को आग लगा दे, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ साहिर को बचा ले। लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब साहिर की ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में थी। वही जानता था कि अब आगे क्या होना है। मेरा बच्चा, हौसला रखो, कुछ नहीं होगा साहिर को, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमारे मासूम बच्चे को। ज़रीन बेगम साविश को अपने सीने से लगाए हुए थी, जबकि वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि उसे अपने दारोमदार साहिर साईं के पास जाना है। कहने को साहिर साईं के पास माँ ना थी, लेकिन आज यहाँ बैठी 3 औरतें जो सिर्फ़ उसके लिए आँसू बहा रही थीं, उसकी माँ से कम नहीं थीं। असगर, हारून और सरमद शाह परेशान थे, जबकि हैदर शाह इन लोगों के साथ ही जा चुके थे। दारम की अपनी कंडीशन ठीक नहीं थी और ऐसे में किसी बड़े का साथ होना बेहद ज़रूरी था। जबकि इस बात को लेकर उन्हें सुकून आया था कि दारम साईं को गोली बाजू में लगी थी और उनकी कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी कि साहिर साईं की। ऑपरेशन अब तक जारी था, अभी तक डॉक्टर की तरफ से कोई माकूल ख़बर ना मिली थी। बड़ी बीबी माँ थीं जो दारम के इस दर्द पर भी अपने आंसू रोक नहीं सकी थी, जबकि इस वक्त वो साहिर साईं के लिए दुआगो थी, क्योंकि साहिर भी उन्हें दारम की तरह अजीज़ था। नूर इस वक्त असगर शाह के सीने से लगी आंसू बहा रही थी और वो उसे संभालने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। नूर, मेरा बच्चा, तुम क्यों रो रही है? दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। न जाने किसने हवेली पर हमला किया है और क्यों। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे घर के बच्चों पर कोई इस तरह से बदला लेने आ पहुंचा। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को ज़िंदगी दे। आप खड़े क्या ही फ़ोन करें, आप खड़े क्या हैं? फ़ोन करें ना आरिश और सिन्नान साईं को, कुछ पता तो चले। बड़ी बीबी असगर साहिब को देखते हुए बोली, जो मुसलसल फ़ोन हाथ में पकड़े टहल रहे थे। बच्चियों की हालत में
उन्हें भी हौसला छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अभी उनकी बेटी को सुहागन हुए कितने घंटे गुजरे थे कि उनका सुहाग ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। हाँ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तुम बच्चियों को सँभालो। वो नूर को अपने सीने से लगाते हुए बोलते जनिश को इशारा करने लगे कि वो नूर के पास आए, क्योंकि नूर की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। ये अचानक इतने बड़े झटके ने सब पर ही असर किया था। सरमद शाह के पास बोलने के लिए कुछ ना था। अपनी बेटी की हालत देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो ड्रामा कर रही है या सच में आंसू बहा रही है। लेकिन उनके पास फ़िलहाल सोचने का वक़्त भी नहीं था। वो सोच रहे थे क्यों ना वो भी शहर चले जाएँ, लेकिन इन सबको यहाँ इस हालत में छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था, जबकि सिनान को उनकी भी सेहत की परवाह थी। उसने कहा था कि वो सब कुछ सँभाल लेगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा अफसरदा था। सब मेहमानों को उनके घर तक पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह हवेली पर हमला हुआ था, ऐसे में मेहमानों को रोकना ठीक नहीं था। कहने को तो कल वलीमा था, लेकिन अब वो होना नामुमकिन हो चुका था। वो सब लोग सिर्फ़ दुआ ही कर सकते थे साहिर के लिए, क्योंकि जिस हालत में वो इस वक़्त था, कोई डॉक्टर उन्हें अच्छी उम्मीद नहीं दिलवा पा रहे थे। ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका था, गोलियाँ निकाल दी गई थीं, लेकिन साहिर साईं को होश नहीं आया था। डॉक्टर ने कहा था कि अगले 48 घंटे में उसे होश नहीं आया तो जान भी जा सकती है। डॉक्टर की इस बात ने दारम साईं को मज़ीद बेचैन कर दिया था। वो अपने भाई को खोना नहीं चाहता था, जबकि ज़हर पूरे जिस्म में फैल जाने की वजह से दारम की आँखें अब बंद होने लगी थीं। वो गिरने लगा कि सिन्नान ने उसे थाम लिया था। मुसलसल 8 घंटों से वो एक ही जगह पर बैठा एक ही नुक्ते को सोच रहा था, और अब जैसे उसके जिस्म ने उसका साथ छोड़ दिया, उसकी आंखें बंद हुईं तो डॉक्टर ने बौखते हुए सबसे पहले उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया था। सिन्नान साई ने किसी भी तरह का कोई हंगामा नहीं किया था। वो खुद यही चाहता था। उसके गुस्से और जुनून के सामने डॉक्टर बेबस थे, लेकिन उसके बेजान होने की देर थी कि हॉस्पिटल की एक बड़ी टीम सिर्फ दारमशाह के इलाज के लिए खड़ी हो गई थी। ये हॉस्पिटल उसने बनवाया था। उसे इस गाँव का सरदार बने 4 साल होने को आए थे। उसने इस गाँव के लिए अपने दिन-रात की मेहनत लगा दी थी। अपनी जायदाद का एक बड़ा हिस्सा उसने सिर्फ़ इस गाँव की बेहतरी में लगाया था। गाँव का यह हॉस्पिटल शहर और गाँव के रास्ते के बीचों-बीच था। यहाँ पर बड़े-बड़े शहर से भी लोग इलाज के लिए आते थे, और गाँव के सब लोग भी इसी तरफ जाते थे। अब ये हॉस्पिटल शहर की हदूद में शामिल हो चुका था, लेकिन फिर भी ये सब लोग ना सिर्फ़ तारम साईं को अपना सरदार कहते थे, बल्कि दिल से मानते थे। बेशक वो हॉस्पिटल गाँव की हदूद से बाहर निकल चुका था, लेकिन फिर भी अब तक वो गाँव की मलकियत था। इन्हीं के गाँव के बहुत सारे डॉक्टर, जो अब इस हॉस्पिटल में बड़ी पोस्ट पर अपना काम सरअंजाम दे रहे थे, इस वक़्त दारम साईं के इलाज के लिए हाज़िर थे। ऑपरेशन हो जाने की खबर घर तक पहुंच चुकी थी। सब लोग दुआओं में लग गए थे कि साहिर साईं को होश आ जाए। सबके लबों पर बस एक ही दुआ थी। जाविश ने रो रो कर अपना हाल बना रखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया था। आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ था, और भला उसके साहिर साईं ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था। उसके किसी के साथ क्या दुश्मनी थी? कोई क्यों उसकी जान लेना चाहता था? सब लोग उसे आराम की गोली देकर कमरे से बाहर चले गए थे, जबकि इस माहौल में आराम जैसे उसने खुद पर हराम कर रखा था। वो जाए नमाज़ बिछाए उस पर बैठी खुदा से दुआएँ माँग रही थी कि उसके भाई और शौहर को कुछ भी ना हो। कहते हैं मासूमों की दुआएँ लगती हैं, वो भी तो मासूम थी। सिर्फ़ अपने शौहर से मोहब्बत करती थी, अपने भाई का मान था उसे। कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा था, तो अल्लाह भी ऐसे ही लोगों की सुनता है, और उसे यकीन था कि अल्लाह उसकी ज़रूर सुनेगा। इसीलिए तो वो मुसलसल दुआएँ माँगने में लगी हुई थी। आँसू उसकी आँखों से बह रहे थे। थोड़ी देर पहले की बात है, जब उसे रुख़सत किया गया था, तब भी वो रो रही थी, लेकिन वो आँसू गम के नहीं थे, तकलीफ़ के नहीं थे। लेकिन जो आँसू इस वक़्त वो बहा रही थी, वो तकलीफ़ के थे, शदीद गम के थे। उसे अपने शौहर की तकलीफ़ से तकलीफ़ हो रही थी। उसे अपने भाई के दर्द से तकलीफ़ हो रही थी, और वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय दुआओं के। कभी-कभी हम बेबस हो जाते हैं। अपनों के लिए ही हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। हमारे अपने हमारे सामने तड़पते रहते हैं, और हम खड़े सिर्फ़ तमाशाई बन जाते हैं। वो लोग जिनकी आँखों में हम नमी तक नहीं देखना चाहते, वो हमारे सामने रो-रो कर खुद के बर्बाद हो जाने की दास्तान सुनाते हैं, और हम खामोश और बेबस होते हैं। जिस तरह वो खुद बेबस थी, लेकिन वो बेबस नहीं रहना चाहती थी। उसे यकीन था उसका अल्लाह उसकी सुनेगा, इसीलिए वो सिर्फ़ उसी से माँग रही थी, जो किसी को खाली हाथ नहीं भेजता। मैं कोशिश कर रही हूँ ढूँढने की, अगर मिला तो बता दूँगी। तुम फ़ोन रखो, मैं यहाँ पर तुमसे बात नहीं कर सकती। वो खामोशी से रात के अंधेरे में उसके कमरे में आई थी, और अब पागलों की तरह उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। अलमारी, साइड ड्रॉर्स, यहाँ तक कि उसकी तिजोरी तक उसने बड़ी आसानी से खोल ली थी। ये सब उसके लिए मुश्किल नहीं था, वो इन कामों में माहिर थी। देखो लड़की, जो हम कह रहा है वो करो। हमको किसी भी हालत में वो लॉकेट चाहिए। इससे पहले कि वो लॉकेट इस घर से निकले, तुम उसको ढूँढो और हमारा हवाले कर दो। वरना हम तुम्हारा जान लेने में भी ज़्यादा वक़्त नहीं लगाएगा। फ़ोन की दूसरी जानब से उसे धमकी सुनाई दी तो उसके हाथ रुक गए। मुझे धमकियाँ देना बंद करो, मत बोलो तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर हूँ।
जितना मुश्किल वक्त मैंने गुजारा है उसका 1% भी तुमने नहीं गुजारा, इसलिए बेहतर है कि अपना मुंह बंद करो और मुझे काम करने दो। वो बेहद गुस्से से बोली थी। इतना तो उनका बॉस मर्दान खान उस पर हुक्म नहीं चलाता था जितना ये आदमी उस पर चलाता था। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा दिमाग चाटने की ज़रूरत नहीं है। और बताओ, तुमने वो वीडियो क्लिप देखा? उसमें हमारा चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा ना? उसने घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी तो वो मुस्कुराई। ना खान, मैंने वीडियो देखी, तुम्हारा चेहरा साफ नज़र आ रहा है। दारम साईं तुम्हारा स्केच बनवा कर पूरे गली मोहल्लों में लगाने वाला है। पलवशा हम मजाक का मूड में नहीं है, हम पहले ही इतना परेशान हैं। वो तो शुक्र है कि हमने गोली साहिशा के सीने के बीचों बीच मारी, ज़िंदा नहीं बचेगा वो। और अगर ज़िंदा बच गया तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए हमारे पास अच्छा खासा वक्त है। अपना काम करो और जल्दी से जल्दी सारे सबूत निकालो वहाँ से और निकलो इस हवेली से। तुम्हारा इस हवेली में जाने का मकसद पूरा हो जाएगा। वो तो ठीक है खान, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आधे अधूरे सबूत मिलेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है साहिशा दूसरी फाइल आगे तक पहुँचा चुका है। मर्दान खान की आज़ादी मुमकिन तो नहीं, मुमकिन तो तब भी नहीं होगी। वो कुछ परेशान से लहजे में बोली। तुम बस वो सबूत निकालो पलवशा, बाकी मर्दान खान को हम कैसे छुड़वाएंगे ये हम बहुत बेहतर तरीके से जानता है, क्योंकि अब हमारे हाथ उस साहिर शाह की कमज़ोरी लग गया है। वो कुछ अजीब से लहजे में बोला। तो पलवशा को हैरत हुई, लेकिन मज़ीद उससे बहस करके वो अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकती थी, इसलिए फ़ोन बंद करते हुए अपने काम की जानब मुतवज्जा हो गई। जब उसे बाहर से किसी के पैरों की छाप सुनाई दी। तुम रात के इस वक्त साहिर साईं के कमरे में क्या कर रही हो? वह जैसे ही अपना दुपट्टा चेहरा ठीक चेहरे पर ठीक करती बाहर निकली, सामने ही सरमद शाह को खड़े देख कर रुक गई थी। जी, तो ये थी हमारी एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो कुछ दिनों से मेरा गला भी ख़राब है और मेरे मुँह में भी स्वेलिंग हुई है, कुछ ना वो ख़राब हो गया है स्टमक की वजह से। तो जिसकी वजह से मुझे पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही है, मेरा गला भी ख़राब है, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें कुछ दिन। वैसे मैंने अपनी तो पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन मेरी आवाज़ के साथ आपको अभी इसी तरह थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करना होगा जब तक मेरा प्रॉपर ठीक नहीं होता। तो अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।